हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज के इस वीडियो में हम अपने एल्जेब्रिकल मेथड का तीसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हमने स्टडी किया था एल्जेब्रिकल का फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हमने स्टडी किया था एलिमिनेशन। ये अब थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। जो टर्म्स है यहाँ पे हमें ये तो मालूम है कि दो लीनियर इक्वेशन है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसको इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसे इसलिए लिखते हैं ताकि हम दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर सकें डिफरेंट नंबर से। लेकिन जब भी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, हमें ये पहले से ही मालूम होना चाहिए कि जो दो इक्वेशन हमें लीनियर मिल रही हैं यहाँ पे, क्या पॉसिबल है उनको सॉल्व करना या नहीं। और ये पॉसिबिलिटी हमें मालूम है, हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिल जाती है और वहाँ पर हमारे x के जो कोफिशिएंट है a1 a2, उसका रेशो अगर y के कोफिशिएंट b1 b2 के रेशो से इक्वल नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी है उसको सॉल्व करने की और वहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से पहले आप चेक करेंगे कि क्या यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो फर्दर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, अगर नहीं मिल रहे तो वही हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये रेशोज इक्वल नहीं है। या तो वो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट होगा जहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या तो वो कोइंसिडेंट लाइन का कंसेप्ट होगा जहाँ पर हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ये चेकिंग करने के बाद हम अपना स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। वो है आपका ये डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने दो वेरिएबल जो इक्वेशंस में होते हैं, अगर वो एक्स वाई है तो आप एक्स वाई लिखो, अगर वो पी क्यू या कोई भी वेरिएबल है आप वो वेरिएबल को टॉप पे लिखोगे। तो अगर हमने ले लिया एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखा जाएगा। आगे कांस्टेंट के लिए 1 लिखा जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ हमारे यहाँ पे क्रॉस शो हो रहे हैं। इस तरह से शो हो रहे हैं कि नीचे सिर्फ दिखाया गया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। इस तरह से लिखा जाएगा। हमें जैसा मालूम है कि x का कोफिशिएंट a1 a2 से रिप्रेजेंट होता है, तो x को उनके सेंटर में लिखा जाएगा जो ना तो a1 है और ना a2 है। तो वो क्या होगा, वो b1 b2 होगा, c1 c2 होगा। तो x किसके सेंटर में लिखा गया है, b1 b2 c1 c2। नेक्स्ट हम y की बात करते हैं, तो y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है b1 b2 दोनों इक्वेशन के लिए। तो y को किसके सेंटर में रखा गया, जहाँ पे b1 b2 नहीं दिख रहे हैं, तो क्या दिख रहे हैं, c1 c2 a1 a2। 1 हमारा कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट के कोफिशिएंट होते हैं c1 c2, तो 1 रखा जाएगा उनके बीच में जहाँ पर c1 c2 नहीं दिख रहे हैं। तो c1 c2 अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, a1 a2 b1 b2। लेकिन ये जो हमारा लिखने का तरीका है, ये बात तो समझ में आ चुकी है कि x के नीचे हमने a1 a2 नहीं लिखने हैं। बट ये जो ऑर्डर है, पहले आप b लिखेंगे फिर c लिखेंगे। आप एक बार ऑर्डर को ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारा मूव होगा। अगर वो x है तो x का एंटी क्लॉकवाइज हम आगे जाएंगे तो b1 c1 होगा। अगर y है तो y का एंटी क्लॉकवाइज आगे जाएंगे, y के बाद हमें कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट के बाद फिर से अगर हम घूम के उल्टा घूम के एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम के आते हैं तो हमें a1 मिलता है। तो y किसके बीच में है, c1 c2, उल्टा घूम के आए तो a1 a2। कांस्टेंट किसके बीच में है, c1 c2 तो नहीं आएगा, c1 के आगे कुछ नहीं है, तो उल्टा घूम के आएंगे तो पहले क्या मिलेगा, a1, उल्टा घूम के आएंगे a2, तो पहले लिखेंगे a1 a2 फिर लिखेंगे b1 b2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इस तरह से डायग्राम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब हम स्टेप नंबर 2 में बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें इस तरह से इक्वेशन लिखनी है, जो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपको डायग्राम लर्न हो गए। एक बार ये डायग्राम फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम स्टेप नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्या था वो हमारा डायग्राम, हमने क्या किया था, दोनों वेरिएबल थोड़े से स्पेस के साथ लिए थे, साथ में हमने 1 लिया था कांस्टेंट के लिए। इसके नीचे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो रखेंगे जो उस वेरिएबल से एसोसिएटेड नहीं है, और वो वेरिएबल उन दोनों के बीच में आएगा। तो x का के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एसोसिएट होता है वो होता है a1 a2। तो a1 a2 नहीं लेंगे तो ये x किसके बीच में आएगा, ये आएगा b1 b2 c1 c2 के बीच में।
y के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है b1 b2 होता है, तो ये किसके बीच में आएगा, वहाँ b1 b2 नहीं दिखने चाहिए, तो वो क्या होगा c1 c2। और नेक्स्ट उसका अगर हम इक्वेशन में बात करें तो c1 c2 के बाद ख़त्म हो जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो a1 a2 मिलेगा। यहाँ हम लिखेंगे a1 a2। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ c1 c2 नहीं दिखने चाहिए, कांस्टेंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज आए तो a1 a2 तो हमारे पास पहले ही है, इसके साथ हम लिखेंगे b1 b2। इस तरह से डायग्राम हमें दिख रहा था, बीच में क्रॉस लगे हुए थे, तभी इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना है, इस डायग्राम फॉर्म में ये सारे कोफिशिएंट को अंडर वेरिएबल x एंड y और कांस्टेंट के नीचे लिखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमें वेरिएबल हमेशा x एंड y मिले, कोई और वेरिएबल भी मिल सकते हैं, वो दोनों वेरिएबल को इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 1 के बाद हम अब स्टडी करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इनको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अभी ये डायग्राम की फॉर्म में है, इसके बाद इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन बनानी बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, रेशोज़ लेने हैं। रेशो का न्यूमरेटर एक बार x लेंगे, एक बार y लेंगे, वही वेरिएबल लेंगे जो हम इक्वेशन में गिवन है। एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, और कुछ है तो वैसा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो अपोन लगाना होगा, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, अब ये जो क्रॉस है इसका मतलब ही यही है कि b1 और c2 को आपस में हमें रिलेट करना है, b2 और c1 को आपस में रिलेट करना है, तभी ये क्रॉस लगा है। और ये जो रिलेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो b1 इंटू c2 हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, b1 इंटू c2। ये क्या होगा, b2 इंटू c1, और इनके बीच में लगेगा माइनस, और ये रेशोज़ होती हैं आपस में इक्वल। y के नीचे क्या लिखेंगे, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, बीच में क्या लगेगा, माइनस। थर्ड रेशो के बीच में लगेगा इक्वल, और 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डायग्राम के हिसाब से a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, और दोनों के बीच में लगेगा माइनस। तो जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी आप उसका इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप स्टेप नंबर 2 में जैसा इक्वेशन बनाई गई है इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। डायग्राम था हमारा स्टेप नंबर 1, इक्वेशन था हमारा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये जो x का रेशो है इसको कांस्टेंट के रेशो के साथ इक्वेट करेंगे, ये जो y का रेशो है इसको भी कांस्टेंट के रेशो के साथ इक्वेट करेंगे। 2 बार इक्वेट करके सॉल्व करके डायरेक्ट हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ये मैंने x का रेशो लिखा, इसको इक्वेट किया जाएगा सेंटर वाले से नहीं, इस बार कांस्टेंट वाले के साथ। कांस्टेंट वाला क्या है, 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये मैंने किसको रिलेट किया है, x वाले रेशो को कांस्टेंट वाले के साथ। स्टेप नंबर 3 में एक बार x वाले के साथ करेंगे और एक बार y वाले के साथ। y वाले के साथ कैसा होगा वो देखते हैं, तो ये होगा y अपॉन c1 इंटू a2, जैसा यहाँ दिख रहा है, माइनस c2 इंटू, यहाँ पे ये डिलीट हो गया, यहाँ इरेज हो गया, ये क्या होगा, y का c2 इंटू a1, ये a1 होगा यहाँ पे। तो ये क्या था, y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। तो ये y का रेशो जैसे हमने x के साथ किया था, कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया था, यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे। कहाँ पर, स्टेप नंबर 3 में। तो एक बार x के साथ इक्वेट किया, एक बार y के साथ इक्वेट किया कांस्टेंट को, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं के वहीं सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्टेप 3 हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार ऑल द स्टेप्स हम एक बार यहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट को लेके। स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस एग्जाम्पल में एक बार स्टडी करते हैं। इस बार वर्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम से एक बार इक्वेशन बननी भी हम चेक कर सकते हैं कैसे बन रही है और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं मेथड के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड इफ़ यू बाय 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुरम देन द टोटल कॉस्ट इज ₹46 and if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpuram then the total cost will be ₹74. Find the fares from Bangalore to Malleshwaram and Bangalore to Yashwantpuram। मतलब एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, बैंगलोर से मलेश्वरम जाना है, बैंगलोर से यशवंतपुरम जाना है और उस केसेस में 2 सिचुएशन हमें दे दी है। तो लीनियर इक्वेशन बना के हम दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दोनों सिचुएशन क्या है कि अगर हम 2 टिकट मलेश्वरम की लेते हैं, 3 टिकट यशवंतपुरम की लेते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है 46। एक और सिचुएशन दे दी, 3 टिकट मलेश्वरम की है, 5 टिकट यशवंतपुरम की है, तब टोटल कॉस्ट कितनी आती है 74। हमें ये तो पता है कि कितनी टिकट हमने परचेज़ करनी है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, बट हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं है कि बैंगलोर से मलेश्वरम तक या बैंगलोर से यशवंतपुरम जाने तक का जो हमारा फेयर है वो कितना है, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो यहाँ पे चीज़ अननोन है उसको हम एज्यूम करेंगे वेरिएबल के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें अननोन है तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ले लेंगे x एंड y। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि x किसको लेना है और y किसको लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एजम्पशन से, लेट द फेयर चार्जेस फ्रॉम बैंगलोर टू, फर्स्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम बैंगलोर टू क्या है, मलेश्वरम। इसको हम ले लेते हैं क्योंकि चार्जेस हैं तो रुपीस लगा देते हैं, साथ में एक्स लिख देंगे। सेम हम लेंगे फेयर चार्जेस फ्रॉम बैंगलोर, नेक्स्ट हमारा क्या है डेस्टिनेशन, बैंगलोर से ही यशवंतपुरम। फेयर है रुपीज़ के साथ हम ले लेते हैं y। तो मैंने क्या किया, इस वर्ड प्रॉब्लम में एक सिचुएशन में x को ले लिया, दूसरी सिचुएशन में y को ले लिया। अब रिलेट करेंगे जो हमें दिया गया है ताकि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 की इक्वेशन बन जाए। तो वो किस तरह से होगा, मतलब हमने फर्स्ट वाले केस में बैंगलोर टू मलेश्वरम का जो अमाउंट है, जो फेयर है वो x ले लिया और बैंगलोर टू यशवंतपुरम का जो अमाउंट है वो हमने y ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर इक्वेशन बनाएं तो वो किस तरह से दिखेगी वो चेक करते हैं हम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट जो सिचुएशन है 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टू यशवंतपुरम। तो हमने मलेश्वरम के लिए x लिया है और वहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है 2, तो यहाँ लगेगा 2x। क्योंकि टिकट्स हमने साथ में लेनी है तो अमाउंट ऐड होगा तो प्लस लगेगा। और हमने यशवंतपुरम के लिए कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो ये हो जाएगा 3y। तो फर्स्ट सिचुएशन है 2 टिकट्स फ्रॉम मलेश्वर मतलब 2x, 3 टिकट्स टू यशवंतपुरम मतलब 3y, कितनी कॉस्ट बनेगी 46। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, मलेश्वरम के लिए हमारा x था तो ये हो जाएगा 3x प्लस यशवंतपुरम के लिए हमने y लिया, वहाँ पे सेकंड सिचुएशन में 5 टिकट्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5y और इस बार जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितनी है ₹74। ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि स्टेप नंबर 1 क्या है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या होगा, जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया है वो लिखेंगे स्पेस के साथ x y 1, इसके नीचे कॉफिशेंट लिखे जाएंगे। जो x के कॉफिशेंट है वो नहीं लिखे जाएंगे, हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो इसके बाद क्या होगा 3/3 एंड 5, 3 एंड 5, उसके बाद क्या है 46 एंड 74। ध्यान रहिए जो 2 इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 46 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा,
C1 की वैल्यू 74 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा जो कि C2 की वैल्यू है, ये -74। y के नीचे हमने क्या लिखना है, C1 C2, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो A1 A2 लिखना होगा। तो y किसके बीच में आएगा, C1 C2 एंड A1 A2। A1 A2 क्या है, 2 एंड 3। कांस्टेंट किसके बीच में आएगा, A1 A2 एंड B1 B2। B1 B2 क्या है, 3 एंड 5। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस बन गया, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं। तो इक्वेशन याद होगा, इक्वेशन में हमें क्या करना है, x अपॉन ये जो क्रॉस किया वो करना है, मतलब 3 इंटू -74। तो क्या होगा, 3 इंटू -74, माइनस में होगा 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 एंड 122, ये हो जाएगा 222। ऐसे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना है तो बीच में हमारा माइनस होगा, और आप देख सकते हैं एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, लेकिन स्टेप नंबर 2 में बीच में होगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। सो 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 230 इज इक्वल टू y अपॉन, सेम हमने क्रॉस करना है, -46 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13। -74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, माइनस लेकिन बीच में माइनस होने से माइनस माइनस हमें दे देंगे, प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये भी क्रॉस करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, बीच में क्या होगा, माइनस। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमें देगा x अपॉन -222 प्लस 230 कितना होगा, यहाँ पे ये यहाँ पर होगा 8 इज इक्वल टू y अपॉन -138 प्लस 148, ये कितना होगा 10, प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 9 कितना होगा 1 अपॉन 1, जो कि हो जाएगा 1। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद हमें क्या करना है, x वाला रेशो कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है, y वाला रेशो भी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है, और फाइनली हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं और 2 बार लेंगे, एक बार x/8 इज इक्वल टू 1/1, एक बार लेंगे y/10 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 8 ऊपर जाके इंटू 1, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 8 और यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है 10। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने तीनों स्टेप को यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करो। इक्वेशन स्ट्रेट दी है, वर्ड प्रॉब्लम दी है, और इनके जो भी आंसर है आप वो कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक डिस्कस किया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है, उसके जो हम इक्वेशंस बनाते हैं वो लीनियर नहीं बन पाती, तो उनको लीनियर फॉर्म में लाके किस तरह से सॉल्व करेंगे। तब तक कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस।